नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। एमपी तक की गाड़ी ग्वालियर गुना के बाद अब पहुंच गई है भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और साथ ही भोपाल में हम जिस जगह खड़े हैं वहां से खबरें जो हैं वो लिखी पढ़ी और जो है छपी जाती है। और यहाँ पर हम भोपाल के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव में किस तरफ की हवा जो है बहती हुई उन्हें दिखाई दे रही है। साथ ही निकाय चुनावों के जो परिणाम होंगे उनका रास्ता 23 में किस और मोड़ लेता हुआ उनको दिखाई देता है। हमारे साथ देशदीप सक्सेना जी मौजूद हैं, साथ ही प्रकाश भटनागर जी मौजूद हैं, विनय जी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही रवीश पाल जी भी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम मध्य प्रदेश और भोपाल की राजनीति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विनय जी का रुख करूंगी। विनय जी, निकाय चुनाव है, 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है, क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, बीजेपी के लिए तो पूरे निकाय चुनाव में जो 16 सीटें हमारे यहाँ नगर निगम की, वो सारी की सारी बीजेपी के पास थी। तो बीजेपी को गेन करने के लिए कुछ नहीं है, उसको बचाने के लिए है। तो चुनौती बीजेपी के लिए बड़ी है। कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए नहीं मानता कि उसने अगर एक भी जीती तो उसने गेन ही किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो अभी पूरा कैंपेन जो चल रहा है, जो मुझे पहली बार कई सालों के बाद दिख रहा है कि कमलनाथ जिस तरीके से सक्रिय हैं, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और जोश है, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ न कुछ हासिल होने वाला है इस चुनाव में। देशदीप जी, दोनों कैंडिडेट्स जो हैं, मालती राय बीजेपी से और विभा पटेल कांग्रेस से, कौन स्ट्रांग नजर आ रहा है? क्योंकि विभा पटेल का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो पहले भी महापौर रह चुकी है। देखिए, दोनों कैंडिडेट्स अच्छे हैं। आपने कहा कि उनके पास मेयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ तो चुनाव है। यहाँ ये नहीं है कि कौन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। कौन अच्छा चुनाव मैनेजमेंट, किसकी पार्टी कौन सा अच्छा मैनेजमेंट कर पाती है, अल्टीमेटली चुनाव उसी को जीतना है। ये जनता को देखना है कि शहर के मुद्दे क्या हैं, उसमें कौन कितना कन्विंस कर पाता है वोटर्स को। शहर के मामलों में अगर सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्या बीजेपी ये कन्विंस कर पाती है वोटर्स को कि देखिए, हमारा मेयर था इसके पहले और उसने ये काम किए हैं, और वोटर अगर कन्विंस है तो शायद वो उनको वोट देगा। और अगर पूर्व मेयर जो हैं विभा पटेल, वो ये बताने में कन्विंस कर पाती हैं वोटर्स को कि नहीं, देखिए काम नहीं हुए हैं, भोपाल में सड़कों की हालत क्या है। भोपाल में देखिए, सड़कें जो बनती हैं भोपाल में सिर्फ नगर निगम की नहीं बनती हैं। भोपाल में बहुत सारे एजेंसीज हैं सरकारी, जैसे PWD है या कैपिटल प्रोजेक्ट है, और नगर निगम भी है। फिर भोपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ का, उसकी क्या स्थिति है। जैसे भोपाल का हमीदिया अस्पताल पिछले बहुत साल से बन रहा है, और अभी भी 3 वेव्स जो गई हैं कोविड की, अभी तक वो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। वो 1-2 स्टोरी से 10-12 स्टोरी का बन गया अस्पताल। तो अगर जो ऑपोजिशन का कैंडिडेट है वो ये बताने में सक्सेसफुल हो जाता है कि देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, या भोपाल के सीवेज की लाइन की क्या स्थिति है, या बेसिक एमिनिटीज़ की क्या स्थिति है, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वोटर्स को जो जितना कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, शायद विनर वही साबित होगा। कन्विंस करने में जो सक्सेसफुल होगा वो विनर साबित होगा। प्रकाश जी, कैंपेनिंग की बात करूं तो किसकी कैंपेनिंग स्ट्रांग लग रही है फिलहाल? देखिए, मुझे लगता है कि जब कैंपेन की बात करेंगे, जैसा देशदीप ने भी कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट, तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे है। हालांकि पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस का भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। उम्मीदवारों की घोषणा, पार्षद पद के उम्मीदवारों की घोषणा जिस तरीके से हुई, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। कांग्रेस में बहुत गदर होता था, लेकिन इस बार बड़ी शांति से हो गया। दूसरी बात यह है कि लगातार 15 साल तक सरकार से बाहर रही है कांग्रेस, और बीजेपी 15 साल सत्ता में रही है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है भोपाल का आज, जो वो दिखता है, उसका दावा बीजेपी कर सकती है। और मुझे लगता है कि 2003 और 2018 में भोपाल में जो डेवलपमेंट हुआ है उसका श्रेय निश्चित तौर पे बीजेपी के खाते में जाएगा। लेकिन वोट देते समय चूँकि पार्षद भी इसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, तो पार्षद और महापौर दोनों के लिए जब आदमी चुनता है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि हमने पिछली बार बीजेपी का गढ़ भोपाल काफ़ी 89 से है, लेकिन ये जो महापौर का इलेक्शन होता है और नगर पालिका का जो इलेक्शन होता है, इसमें बहुत नज़दीकी फाइट होती है। तो मुझे लगता है कि आप एकदम स्पष्ट आंकलन करना मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन चूँकि शहरी क्षेत्र है, बड़ा सारा इलाका यहाँ का बीजेपी का सपोर्टर है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ पे प्लस कर जाएगी। तो
बीजेपी को यहाँ पर बढ़त जो है वो दिख रही है। रवीश हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, देखिए ग्राउंड पर आप लगातार रहते हैं, वोटर्स की अगर मैं बात करूँ तो वोटर्स का रुख किस तरफ आपको नजर आ रहा है? देखिए आकांक्षा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहुत जब हम बात करते हैं, जैसे कि प्रकाश जी ने बताया कि शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में बीजेपी का अपना वोट बैंक है। और हमने पिछले चुनाव में देखा था, 16 निकाय में जो चुनाव हुए 16 के 16 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन तब से लेकर अब तक काफ़ी समय बदला, कई चीज़ें बदली हैं। अब हम बात करते हैं तो आदमी ये देखने की कोशिश करता है कि उसका शहर जो है वो दूसरे शहर के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है। अब ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, पार्टियां भी इसे भुनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि इंदौर, अब क्योंकि आपको इंदौर भी निकलना है इसके बाद, तो इंदौर में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इंदौर जो है कांग्रेस के शासनकाल में इंदौर की क्या स्थिति, और इतने सालों से मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार रही है तो इंदौर की क्या स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी उसको सामने रख रही है। कांग्रेस दावा ये कर रही है कि अगर जब हम भोपाल की बात करते हैं तो कांग्रेस का दावा ये है कि कांग्रेस लगातार भोपाल के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे कल भोपाल में एक सड़क टूट जाती है, पहली बारिश हुई थी, तो कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया तस्वीर का। उस तस्वीर को ट्वीट करते उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है। तो कांग्रेस बार बार दावा कर रही है भोपाल को फोकस करते हुए कि यहाँ पे क्या स्थिति है। तो वोटरों के मन में अभी जैसे कि प्रकाश जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा अभी भी एक तरीके से देखा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान है, शहरों का जो सड़कों का चौड़ीकरण है, ये तमाम चीज़ें रहती हैं उनके दिमाग में। और एक ऐसी पुरानी तस्वीर वाले शहर से हट करके राजधानी को बनते हुए देखा है जिन लोगों ने, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर के उनकी बातें हैं, उनके मन में तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है, डिजिटल ज़माना आ चुका है, ग्लोबलाइजेशन है हर चीज़ का, छोटे से छोटा चुनाव भी जो है वो किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है वो अब सामने है। तो फाइट ज़रूर रहेगी। और क्योंकि निजी छवि जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार होती है ये एक छोटे चुनाव में। पार्षद की छवि कैसी है, इलाके में उसकी कितनी पहचान है, इलाके में कौन उसे जानता है, वो कितनों के दुख दर्द में शामिल हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्षद के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बात जब महापौर के चेहरे की आती है तो महापौर का चेहरा जो है वो एक बड़े लेवल पर देखा जाता है। तो उसमें पार्टी की विचारधारा कैसी है, उस विचारधारा को भी वोटर अपने ध्यान में रखता है, और उसके मन में ये बातें भी सामने रहती कि अगर वो शहर का महापौर चुनने जा रहा है तो उसमें वो किन चीज़ों का ध्यान रखे। तो मुझे लगता है फाइट रहेगी, लेकिन एक अपर एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जरूर भोपाल में कम से कम है। यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है कि नगरीय निकाय के मामले में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बनी हुई है, तो क्या लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी का यहाँ पर कुछ असर पड़ेगा जनता पर वोट डालते वक्त? भोपाल की अगर बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी का फ़र्क पड़ता है। दरअसल भोपाल में जो प्रकाश जी ने भी बात कही, देशदीप जी ने भी बात कही कि हाँ, भोपाल में अगर राजनीतिक रूप से देखोगे तो बीजेपी का अपर हैंड है इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी यहाँ लोकसभा के लगातार चुनाव जीतती रही है। ये बात ठीक है कि इसके बाद भी अभी 6 विधानसभाएं जो शहर की हैं उसमें 3 कांग्रेस के पास है, 3 बीजेपी के पास हैं। और इसी दौर में 10 साल पहले जो है कांग्रेस 2 बार यहाँ महापौर जीत चुकी है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस यहाँ नहीं जीत सकती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक कहानी ये भी आ रही है कि जो प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशियों की जो फेस वैल्यू है, उनके जो काम हैं, उसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ चुनाव ये बताया जा रहा है कि चुनाव फंसा हुआ है। भले ही बीजेपी के अपर हैंड राजनीतिक रूप से उसको मान लिया जाए, लेकिन चुनाव यहाँ इसलिए लेवल पे आ गया क्योंकि विभा पटेल ने 5 साल जो यहाँ काम किया, उनकी एक निजी छवि है और मोहल्ले दर मोहल्ले उनके लोग हैं जो कांग्रेस से इतर भी हैं। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी आपको मिल जाएंगे जो उनकी तारीफ करते हैं कामों को लेके, या हो सकता है कि जब वो महापौर थी तब उनके काम हुए हों। तो जो विभा पटेल हैं वो इसलिए अब चुनाव में फाइट में हैं क्योंकि वो पहले से उनका एक निजी आधार भी था, व्यक्तिगत आधार भी था, उसकी वजह से यहाँ भोपाल का जो चुनाव है वो बहुत मज़ेदार हो गया है। मुद्दों की अगर हम बात करें देशदीप जी, तो जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसमें बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तमाम जो होती है इनको ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में, आपको मुद्दे कैसे नज़र आ रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो जो आपने बोला वही हैं मुद्दे, और वही होने भी चाहिए मुद्दे। कि मेरे घर की, मेरे मोहल्ले की सड़कें कैसी हैं, मेरे घर के मोहल्ले के में जो नाली है उसमें पानी भर रहा है कि नहीं, कचरा भर रहा है कि नहीं। बरसात में अभी आपने बताया, रवीश ने बताया कि भाई कैसे एक मेन सड़क का हिस्सा टूट गया जिसको फोकस करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, जहाँ तक कांग्रेस है वो तो वही चाहेगी कि मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, लेकिन बीजेपी हमेशा ये कोशिश करेगी कि नहीं, थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया जाए। अभी आपने देखा एक 2 दिन पहले की बात है,
उससे लगा कि बीजेपी किस तरीके से दबाव में है। जब मुख्यमंत्री ने या वहाँ के जो मिनिस्टर्स ने एक धमकी सी दी वोटर्स को और जो लोगों को कि अगर बीजेपी का मेयर नहीं बनता या बीजेपी का पार्षद नहीं जीतता तो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि पैसा भोपाल से आता है, पैसा दिल्ली से आता है। तो दिस शोज़ कि कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव में है। उसको ये दबाव है कि वो सारी की सारी 16 की 16 सीटें रिटेन करे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद लेके आए, उसकी नगर निगम में सरकार बने, उसके खुद के मेयर्स हों। और जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि इसको बार बार ही कहा जा रहा है कि ये इट्स अ सेमी फाइनल बिफोर द फाइनल, अगले साल का जो विधानसभा चुनाव है। तो इसलिए मुद्दे क्या होते हैं और बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, अल्टीमेटली दोनों की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत के एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की खुद की, और फाइनल के पहले सेमीफाइनल जीतने की, जिससे कि वो अगले साल जब विधानसभा चुनाव में जाएं तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स का उनके साथ समर्थन हो। ट्रिपल इंजन की सरकार की बात जो लगातार बीजेपी कर रही है, ये पहली बार हो रहा है प्रकाश जी जब विधानसभा चुनाव से पहले लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे में जनता क्या ट्रिपल इंजन की सरकार वाले फॉर्मूले के ऊपर बिलीव करेगी या फिर जनता के जहन में और कुछ हो सकता है? देखिए, मुझे ट्रिपल इंजन वाला फार्मूला जो है वो लोगों के दिमाग में रहता तो है, और निश्चित तौर पे जो अभी देशदीप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये कहा था, तो मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी कहा था कि हम जो पैसा देंगे उसको कांग्रेस की यदि आती है तो किस तरह से उसका इस्तेमाल करेगी हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते उसकी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें लोगों के दिमाग में रहती थी। और दूसरी बात ये है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें अभी 1.5 साल का समय बाकी है, तो मुझे लगता है तब तक मुद्दे बहुत बदल जाते हैं। इस चुनाव का जो भी नतीजा रहे, लेकिन जब वो चुनाव आएगा तो वहाँ की सारी परिस्थितियाँ बदली भी होंगी। तो इस चुनाव के बाद भी राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आएगा, तो जो भी नतीजे आएंगे उसके बाद 2023 तक आते आते बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। तो आज के इन चुनाव परिणामों को 2023 से मैं तो नहीं जोड़ पा रहा। तो 2023 से उतना नहीं जोड़ पा रहे हैं, लेकिन विनय जी 2023 का में फाइनल है और इसे जो है निकाय चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना असर जो निकाय चुनाव के नतीजे होंगे वो 23 के नतीजों पर डालेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं कभी नहीं ये मानता हूँ कि कोई चुनाव सेमीफाइनल और फाइनल होता है, क्योंकि हर चुनाव का अपना चरित्र होता है, उसके अपने मुद्दे होते हैं और उसकी अपनी राजनीति होती है। जैसे ये जो चुनाव चल रहे हैं इनकी मोहल्ला स्तर की राजनीति होती है, शहरी राजनीति होती है, मुद्दे भी अलग होते हैं। इसमें कोई महंगाई मुद्दा आमतौर पे नहीं होता है, पार्षद महंगाई के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीत सकता, वो सड़क और नाली के मुद्दे पे जीत सकता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई सेमीफाइनल, केवल इससे फ़र्क ये पड़ता है क्योंकि राजनीति में नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो उत्साह होता है, वो चुनाव तय करते हैं। अगर कांग्रेस यहाँ पर कुछ जीतती है तो कांग्रेस के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आएगा और आगे के चुनाव के लिए उनमें जो कॉन्फिडेंस आएगा वो ज़रूर जो है उनको प्लस करेगा 2023 के चुनाव के कैंपेन में। लेकिन अभी जो परिणाम आएंगे वो परिणाम 23 में चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देंगे। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि 18 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव जीता था और 16 की 16 नगर निगम वो बीजेपी के पास थी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को 18 का चुनाव जीतना चाहिए। तो इसलिए हर चुनाव का अपना चरित्र होता है, उसके हिसाब से चलता है। हाँ, ये ज़रूर है राजनीति में कि हार और जीत लोगों के उत्साह को बढ़ाती है और कम करती है। यहाँ पर जैसे 23 को लेकर जिस तरीके से विनय जी ने बात रखी, तो रवीश, हमने देखा कि इस बार जो कैंडिडेट की लिस्ट जो आई थी उसमें बागी चेहरे सामने आए, कांग्रेस बीजेपी दोनों में। लेकिन कांग्रेस अपने बागियों को साधने में जो है कामयाब लगभग नजर आई, लेकिन बीजेपी में वो नजर नहीं आया। तो क्या इसका रिजल्ट 23 के विधानसभा इलेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बागी इस बार बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, यहाँ पे ये बात देखनी होगी कि ये फॉर्मूला जो कांग्रेस ने निकाय चुनाव में इस बार अपनाया है, हमने देखा कि दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, बागियों के पास जा रहे हैं, कमलनाथ घर में बैठक बुलाते हैं तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि भैया कोई अगर बागी हो गया जिसको टिकट नहीं मिल पाया है, अगर उसने नाम वापस ले लिया जो भी हुआ हो, लेकिन उसे मनाओ आप लोग। तो कांग्रेस का ये फॉर्मूला जो है 2018 में काफ़ी हद तक सफल रहा था। हमने देखा था तभी दिग्विजय सिंह जाते थे, पंगत में बैठते थे और बागियों को मनाने की कोशिश की जाती थी, या उन लोगों को मनाने की कोशिश की जाती थी जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया, जो नाराज़गी थी पार्टी के खिलाफ। तो एक जो माहौल बनता है पार्टी के भीतर वो माहौल काफ़ी हद तक रोकने में कांग्रेस 2018 में कामयाब रही थी।
वो बात अलग है कि कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला, उसने बाकियों के साथ मिल करके, जो दूसरी पार्टियां हैं या फिर जो निर्दलीय उनके साथ मिल करके सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस के साथ अगर ये नहीं होता उस वक्त तो कांग्रेस और भी पीछे जा सकती थी। लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस को सफलता मिली। इस बार भी निकाय चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पे ये फॉर्मूला अपनाया। हम देख रहे हैं दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन बागियों से भी मिल रहे हैं जो अपना नाम वापस ले चुके हैं, उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। बात करते हैं जब भाजपा की, तो भाजपा में हमने अभी देखा है जयंत मलैया के जो बेटे हैं वो भाजपा छोड़ के जा चुके हैं दमोह में। देखिए उनका रुतबा माना जाता है। दमोह विधानसभा चुनाव में जब उपचुनाव हुआ था पिछला, जिसमें भाजपा का उम्मीदवार हार गया, जो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे वो हार गया उम्मीदवार, पूरा ठीकरा फोड़ा गया मलैया परिवार पे। कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद अब थोड़े दिन पहले सिद्धार्थ मलैया जो है पार्टी छोड़ के चले गए। तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी रूप में तो आएंगे विधानसभा चुनाव में, अगले विधानसभा जो 2023 के विधानसभा चुनाव में आएंगे। तो हम बिल्कुल ये नकार नहीं सकते कि ये पार्टी जो है वो 2023 के चुनाव में, जो जाहिर सी बात है भाजपा को चुनाव मशीन कहा जाता है, बड़े चेहरे चुनाव में उतरेंगे, भाजपा के केंद्रीय मंत्री भी आएंगे तमाम बड़े प्रचार करने, जाहिर सी बात है अगले साल विधानसभा चुनाव में। लेकिन जो वहाँ का अपना कैडर होता है, कहीं ना कहीं अगर सिद्धार्थ मलैया ने पार्टी छोड़ी है तो उनका कुछ तो होल्ड होगा ना, तब वो होल्ड जो है वो उनके साथ अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है वो भाजपा को वहाँ नुकसान करेगा। तो ऐसे कई दूसरे पैचेस भी हैं। हम दूसरी तरफ मेहर की बात कर लेते हैं, नारायण त्रिपाठी हैं, वो बार बार अपना सर उठाते रहते हैं। तो वो भी अगर आज नहीं कल उनके खिलाफ मन में कुछ ऐसी बात आती है तो जाहिर सी बात है उनकी, क्योंकि वो अलग विंध्य प्रदेश को लेकर के भी अपनी मांग लगातार सामने रख रहे हैं। पार्टी उनको कितना साथ पाती है, अब वो भाजपा में है जरूर, लेकिन अब कितना साथ पाती है अगले साल से पहले वो भी देखना होगा। तो भाजपा के सामने ज़्यादा बड़ी चुनौतियाँ मुझे ऐसा लगता है अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और अभी जो निकाय चुनाव में अगर कोई नाराज़ है और उसके मन में ऐसी बातें हैं तो जाहिर सी बात है वो नाराज़गी अगर भाजपा ने समय रहते नहीं रोकी तो उसका खामियाजा तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, 1.5 साल हैं। तो अब वो कितना मना पाती भाजपा, देखने की बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। और नाराज़गी जो है वो खासतौर पे सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद देखने को मिली है। सिंधिया फैक्टर बहुत ग्लैमरस चेहरा जो है मध्य प्रदेश की राजनीति का, पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में चले गए और उनके जाने के बाद से ही मध्य प्रदेश में गुटबाजी की जो खबरें हैं वो आम हो गई। और कांग्रेस ने बाकायदा जो है नारा दे दिया है, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा। तो सिंधिया फैक्टर कितना नुकसान कर सकता है किन चुनावों में? 2023 के चुनाव में देखिए दोनों चीज़ें, हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। तो सिंधिया फैक्टर हो सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को, बीजेपी को फ़ायदा भी पहुंचाए, क्योंकि सिंधिया हमेशा से रीजनल सेटअप्स थे, ही वाज वन ऑफ द रीजनल सेटअप्स ऑफ कांग्रेस, और उनका गढ़ ग्वालियर और चंबल था। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने उस एरिया में काफ़ी अच्छा काम किया था, नंबर ऑफ़ वोट्स ज़्यादा थे, एमएलए ज़्यादा थे। तो हो सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में उस बात का एडवांटेज कांग्रेस को मिले, बीजेपी को मिले, चूँकि सिंधिया अब उनके साइड हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिंधिया जी के आने से एक जो आपने बोला कि बहुत ज़्यादा गुटबाजी विद इन बीजेपी भी हो गई है। तो जो एमएलएज सिंधिया जी के साथ आए थे बीजेपी में, और उसके बाद उनमें से कई लोग चुनाव हार गए थे जब उपचुनाव हुए थे, तो उनको भी सत्ता में किसी न किसी तरीके से निगम मंडलों में शामिल किया गया है, जिसको लेके बीजेपी के जो नेता हैं उनको काफ़ी नाराज़गी है। वो अपने अपने एरिया में किसी को टिकट नहीं मिला है, कोई हारा हुआ कैंडिडेट निगम मंडल का चेयरमैन बन गया है, तो वहाँ एक जो प्रेजुडिस की भावना आई है। तो बीजेपी में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है उस खेमे को लेके जो सिंधिया जी के साथ यहाँ आया था बीजेपी में। तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा धड़ा बीजेपी का इनके खिलाफ भी काम करे। और अगर दूसरे तरीके से अगर हम कहें कि जो बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है, जो अंदरूनी झगड़े हैं, जो ऊपर दिख नहीं रहे हैं अभी, वो शायद चुनाव में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ चले जाएं। लेकिन ये अभी दूर की बात है, ये देखना बाकी है अभी कि क्या सिंधिया जी के आने से कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होगा, कितना बीजेपी जो है वो मना पाती है। कांग्रेस की गुटबाजी, तमाम फोटोज़ और वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश जो है कांग्रेस के द्वारा की गई है कि सब साथ हैं, एकजुट हैं। क्या लग रहा है 23 तक क्या तस्वीर निकल कर आएगी? ये जो साथ बने हुए हैं ये 23 तक साथ रहेंगे या जो गुटबाजी है वो खुल के निकल आ जाएगी? कांग्रेस में तो गुटबाजी एक शाश्वत सत्य है। अब तो सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी में भी ये चीज़ें आ गई, लेकिन कांग्रेस को तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और वहाँ पे चुनाव चूँकि लंबे समय से हार रहे हैं, तो कुछ नेता तो एक हो सकते हैं, लेकिन हर नेता एक नहीं हो सकता। सारी चूँकि कमलनाथ का कद यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से बहुत बड़ा है,
तो शायद इसलिए ऊपर से यहाँ पे शांति दिखती है। लेकिन अभी जब भोपाल के चुनाव नतीजे आएंगे और उसके बाद जब वो विश्लेषण होगा तो पता चलेगा। अगर मान लीजिए विभा पटेल चुनाव हार जाती हैं तो उसका जो विश्लेषण होगा उसमें ये पता चलेगा कि कहाँ पे किस किस ने इनको हराने की कोशिश की। तो वो दोष कांग्रेस के लोगों पे ही आएगा, मतलब मतदाता के ऊपर नहीं आएगा, वो कांग्रेस के अंदर ही विश्लेषण होगा। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह चूँकि मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 2-3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनका होल्ड है, वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो मुखिया है, जो चेहरा है, वो लोगों से बहुत दूर है। तो मुझे लगता है वो जो डिसीजन कमलनाथ लेते हैं, अब उसमें वो कितनी दिग्विजय सिंह की बात मानते हैं नहीं मानते हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पे जो दिग्विजय सिंह का एक वो है आभा मंडल है और एक कमलनाथ का जो है, तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। और इन दोनों के कद के आगे कांग्रेस के बाकी सारे नेता दब गए। मतलब आप जो इन लोगों को सेकंड लाइन के तौर पे उभारा था, अजय सिंह थे, अरुण यादव थे, सुरेश पचौरी तो पहले उसमें थे, अगली पंक्ति में ही थे, लेकिन अब सब लोग पीछे जा चुके हैं और केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसा चाह रहे हैं। कांग्रेस वैसी चल रही, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बाकी लोगों को ये चीज़ रास नहीं आएगी। ठीक है, मुद्दों की भी बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। विनय जी, जो मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, और मध्य प्रदेश के अगर बेरोज़गारी के आंकड़े अगर इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो सिर्फ एक साल में रजिस्टर्ड जो बेरोज़गार है वो 5 लाख के करीब है। महंगाई का हाल सभी को पता है। इन मुद्दों को कांग्रेस क्या भुना पाएगी 23 में? देखिए 23 एक तो अभी 1.5 साल है, और दूसरा ये है कि जो महंगाई हुआ, बेरोज़गारी हुआ, ये मुद्दे अगर आप चुनाव में के समय लेके आते हैं तो वो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले अगर आपने उस पर कुछ काम किया है, आपने एक अभियान कोई चलाया है, लोगों के दिमाग में अपने मुद्दे बैठाए हैं, तब तो ठीक है। अगर चुनाव के टाइम पे आप 1 महीने अगर ये सब करेंगे 15 दिन, तो लोगों के समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है चुनाव है इसलिए ये बातें की जा रही हैं ना। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ व्हाट्सएप का जो सेटअप है मीडिया का, वो बहुत ताकतवर है। तो उस पर जिस लास्ट टाइम में बीजेपी को चूँकि उसकी महारत हासिल है, वो आईटी सेल उनके यहाँ एक्सपर्ट है, तो वो उसको बहुत बेहतर मैनेज कर लेते हैं। कांग्रेस इसमें भी फेल हो जाती है। तो अगर बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये अगर मुद्दे बनाने हैं कांग्रेस को, तो उसको अभी से उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस को का जो काम करने का तौर तरीका है वो ये है कि वो आमतौर पे उसी समय जागती है जब उसको ज़रूरत होती है, और चुनाव के समय वो जागेगी। अभी आमतौर पे देखिए, छुटपुट अगर आंदोलनों को छोड़ दें तो कांग्रेस इन मुद्दों को लेके जिनकी आप बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा राज्य स्तरीय कोई आंदोलन नहीं किया। मुद्दों की क्योंकि बात हो रही है, और रविश देखिए ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं और तमाम जो लोग हैं, जनता है, जो वोटर्स हैं, बेसिकली उनसे रूबरू होते हैं। तो रविश क्या लग रहा है 23 में ये जो मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई और तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खास तौर पे मध्य प्रदेश में वोटर्स के जहन में रहेगी? देखिए आकांक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने पूछा। मुद्दों की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है, चुनाव में राजनीतिक दल खासतौर से जो विपक्ष में होता है वो सबसे ज़्यादा 3 ही मुद्दे उठाता है: महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी। मध्य प्रदेश में तीनों की कोई कमी है भी नहीं। तीनों ही मुद्दे अगर देखा जाए तो एक तरीके से बड़े हथियार हैं विपक्षी दल जो आज की तारीख में कांग्रेस है मध्य प्रदेश में। लेकिन 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो ये भी मुद्दे तब भी थे, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हमने देखा कि सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो एक बड़ा चेहरा निकल करके सामने आया था। क्योंकि जब भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ आता था तो इन पे बात तो कम करता था, लेकिन उसका आभा मंडल इस तरीके से होता था, उसको दिखाया इस तरीके से जाता था कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि जो है उसकी वो सामने आए। हमने देखा राहुल गांधी भोपाल में आए तो उनके हनुमान भक्ति, शिव भक्ति वाले पोस्टर लगा दिए गए। यहाँ तक कि जब पत्रकार वार्ता हुई यहाँ पे राहुल गांधी की और कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात कराई गई तो कैलाश मानसरोवर के उनके स्मरण जो हैं वो उनसे पूछे गए। राहुल गांधी इसके बाद जबलपुर गए तो जबलपुर में नर्मदा की जो आरती है, नर्मदा नदी की जो आरती है, और उसके बाद उनका जो एक हिंदुत्व चेहरा था वो दिखाने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी महाकाल मंदिर चली जाती हैं। तो ऐसे तमाम जो दिखाने की कोशिश होती है चुनाव के समय, खासतौर से चुनाव प्रचार के समय, वो बाकी मुद्दों को पीछे कर देती है। महंगाई, बेरोजगारी, कांग्रेस ने हालांकि ये बात भी सामने रखी थी कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वो एक योजना शुरू भी की गई थी कांग्रेस में उस समय तत्कालीन कमलनाथ सरकार में, लेकिन उसके बाद वो योजना जो है वो दम तोड़ गई क्योंकि उस समय हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उसको समर्थन मिल नहीं सका
बेरोजगारों की तरफ से, क्योंकि उसमें ट्रेड ऐसे थे कि जो बेरोजगार पढ़े लिखे भी होते थे उनको बहुत बेहद मामूली काम जो है वो दिए जा रहे थे, तो वो योजना दम तोड़ गई। बाद में फिर उनकी सरकार भी चले गई। बेरोजगारी को लेकर के ये बात हुई थी, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बात हुई थी, तो उसमें बातें तो बहुत की गई थी। तो हम भ्रष्टाचार की 15 महीने की सरकार रही थी, तो जब चुनाव प्रचार के समय ये कहा जाता था कि भाजपा की सरकार में ये सिंहस्थ घोटाला हुआ है, दूसरे बड़े घोटाले हुए हैं, तो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में उन घोटालों को लेकर के कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। मुझे ये तक याद है कि सिंहस्थ घोटाले की बात जो कांग्रेस पहले उठाती थी, लेकिन जब उनकी सरकार बनी थी तो सिंहस्थ घोटाले का ही मामला जो एक तरीके से जो शहरी विकास मंत्री उस वक्त होते थे जयवर्धन सिंह, विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया था, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था। उमंग सिंघार उस वक्त बड़े मुखर भी हो गए थे दिग्विजय सिंह के खिलाफ, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ही मुद्दा उठाया था, लेकिन उन्होंने उनके अपने जो बेटे हैं उनके विभाग के तहत जो भ्रष्टाचार की बार बार कांग्रेस सब बात उठाती थी, बाद में उसे गोल कर दिया था। तो कांग्रेस चुनाव प्रचार के समय जरूर ये बातें याद रखती है, लेकिन जब चुनाव प्रचार बिल्कुल सर पे आ जाता है तो उस वक्त ये मुद्दे पीछे होकर के मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व आगे आ गया था। अब देखते हैं अगले साल विधानसभा चुनाव जब आएगा तो कांग्रेस इन मुद्दों को वाकई में पुरजोर तरीके से, क्योंकि कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ नहीं जैसे विनय जी ने बताया, तो बहुत बड़ा आंदोलन बनने वाला कि बीच बीच में कांग्रेस ऐसी कोशिश करती जरूर है, लेकिन वो इतनी बटी हुई रहती है कोशिशें कि बहुत ज़्यादा उसे समर्थन, जन समर्थन जो जरूरी होता है वो नहीं मिल पाता है। अभी भी अगर आप देखें तो युवाओं का एक बड़ा दल जो है बेरोजगार से परेशान होकर के नागपुर से दिल्ली तक का पैदल मार्च कर रहा है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो बेरोजगारी की जब बात होती है तो बीजेपी के नेता वरुण गांधी, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, सबसे पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया, बाद में प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठाया। लेकिन दिल्ली से बैठे हुए अगर नेता ये मुद्दा उठा सकते हैं तो मध्य प्रदेश में बैठे हुए कांग्रेस के नेता क्यों चुप थे? ये एक बड़ा सवाल है, ये उन युवाओं के मन में भी है जो पैदल मार्च कर रहे हैं नागपुर से दिल्ली की ओर। तो सवाल वही है कि प्रचार के समय, चुनाव प्रचार के समय किन मुद्दों को सामने रखना है। अभी भी कांग्रेस को ये मुझे लगता है सीखना होगा, खासतौर से ऐसे ज़माने में जब तेज़ी से मुद्दे जो है वो बदलते जाते हैं। आज कुछ और मुद्दा होगा, प्रचार के समय कुछ और मुद्दा सामने आ जाएगा, तो कांग्रेस को वो भी यहाँ देखने की ज़रूरत है। तो देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व जो है ये मुद्दा भी हावी रहेगा, और जब इसकी बात हो रही है तो बुलडोजर की एंट्री मध्य प्रदेश में, लाउड स्पीकर की एंट्री मध्य प्रदेश में, हनुमान चालीसा की एंट्री मध्य प्रदेश में, ये मुद्दे कितना इफेक्ट करेंगे 2023 के चुनाव? बड़ा अच्छा और ट्रिकी सवाल है ये। अभी आप थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बेरोज़गारी का मुद्दा क्यों नहीं हावी होता है, या बेरोज़गारी का मुद्दा कितना इफ़ेक्ट करेगा, या महंगाई का मुद्दा कितना इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ ये बात आती है कि वो मुद्दे आखिर जनता को क्यों नहीं फॉर और अगेंस्ट ले जाते हैं किसी भी सरकार के या किसी भी पार्टी के खिलाफ या फॉर वोट करने के लिए। तो यहाँ आपने खुद ही उत्तर दिया कि ये मुद्दे क्यों आते हैं, बुलडोज़र क्यों आता है, बुलडोज़र की क्या उपयोगिता है, आपके हमारे जीवन में बुलडोज़र से कितना फ़र्क पड़ रहा है, या हनुमान चालीसा से आपके हमारे जीवन में कितना फ़र्क पड़ रहा है जो कि पब्लिकली करा जा रहा है। आप और हम सब धार्मिक हैं, सब घर में हनुमान चालीसा शायद पढ़ते होंगे, अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं ये क्यों आते हैं, और ये मुद्दे जो अभी आपने बोले, ये मुद्दे बेरोज़गारी पे, महंगाई पे, या सड़क बिजली पानी के मुद्दों पे क्यों हावी हो जाते हैं, ये हमें सोचना होगा, और ये जनता को भी सोचना होगा चुनाव में जाने के पहले कि असली मुद्दा क्या है, किस मुद्दे से मेरा और आपका या जनता का जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, या मैं जब जिस सड़क पे जा रहा हूँ उस पे गड्ढे हैं, मेरा एक्सीडेंट हो जा रहा है, या मुझे किस भाव पे तेल या पेट्रोल ख़रीदना पड़ रहा है, खाने का तेल ख़रीदना पड़ रहा है, या फिर हनुमान चालीसा या जो बुलडोज़र, ये सारे मुद्दे से मेरा प्रभाव पड़ रहा है जीवन पे। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि क्या मुद्दा इफ़ेक्ट करता है, क्या मुद्दा इफ़ेक्ट नहीं करता है। ये मेरे ख्याल से वैसे ही है जैसे बॉक्स ऑफिस पे जब कोई फिल्म बनाता है बॉलीवुड वाला, तो उसको मालूम नहीं पड़ता है कि क्या मसाले डाले जाएं जिससे कि उसकी फ़िल्म हिट हो जाए। तो मेरे ख्याल से नेता लोग भी ये कोशिश करते रहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कि ऐसा क्या किया जाए कि वो चुनाव जीत लें। तो शायद ये जो सारे मुद्दे हैं, चाहे वो बुलडोज़र हुआ, चाहे वो हनुमान चालीसा हुआ, वो इसी के तहत आते हैं कि अल्टीमेटली मेरा जो लक्ष्य है वो चुनाव जीतना है। सेवा की बात हम सब करते हैं, चुनाव में बहुत सारे सेवक आ जाते हैं, हर आदमी जनता की सेवा करना चाह रहा है, लेकिन असली मुद्दा है चुनाव जीतना। चुनाव जीतना जो है वो असली मुद्दा है। यूपी में आजमाया हुआ है बुलडोज़र मॉडल, मध्य प्रदेश में एंट्री ले चुका है। बीजेपी कितना फ़ायदा लेती आपको नज़र आ रही है, या फिर जो ज़मीनी मुद्दे हैं बेरोज़गारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल, उनका फ़ायदा कांग्रेस उठा लेगी? देखिए आकांक्षा, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो चुनाव होता है वो बेसिक मुद्दों पे तो होता ही नहीं है, हमेशा भावनात्मक मुद्दों पे होता है। तो चूँकि हम यहाँ की जनता जिस तरह से भी उनको रिएक्ट करती है, अभी राजस्थान के अंदर एक घटना हुई है
और उसका रिएक्शन मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं स्थानीय निकाय के, जिनका उस घटना से दूर दूर तक लेना नहीं है, लेकिन एक बड़ा तबका उस घटना से प्रभावित होकर भी वोट कर देगा। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के सोचने का विषय है कि वो किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। निश्चित तौर पे हमारी रोज़मर्रा की समस्याएं एक बड़ी चीज़ है, अगर सरकार उनका हल नहीं कर पाती तो हमें सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आता है तो हम भावनात्मक मुद्दों की तरफ चले जाते हैं, और नेता हमें, चूँकि राजनीति साम दाम दंड भेद का नाम है, तो राजनीति में हम किसी नैतिकता की अपेक्षा राजनीतिक दलों से नहीं करना चाहिए। उनका काम है चुनाव जीतना और सरकार बनाना। अब सरकार बना के अब जनता का काम यह है कि वो सही का चुनाव कैसे करे, अपने सही मुद्दों को कैसे पहचाने। तो मुझे लगता है कि कमजोरी हमारी देश की जनता में, जो सही मुद्दों को शायद नहीं पहचान पाती, या भावनात्मक मुद्दों की तरफ उसका आकर्षण इतना ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो आपका देश से लगा हो, आपका धर्म से लगा हो, तो और उनके आगे सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो वोटर की मानसिकता है वो बहुत ही टफ है। हम लगातार कई सारे चुनाव देख लेंगे तो किसी एक मुद्दे पे चुनाव हारा जीता है। तो मुझे लगता है ये सिलसिला अभी फिलहाल तो थमने से रहा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ प्याज ने किसी सरकार को गिरा दिया है या कोई दूसरी सरकार आ गई है। तो पूरा जो है जनता के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किसको जिताएगी, किसको हराएगी। विनय जी, नगरीय निकाय चुनाव और 23 दोनों की बात करूं तो फिलहाल आपको रुख जो है वो हवा का किस और बहता दिखाई दे? देखिए, जो मैंने शुरू में कहा था, मैं वही बात फिर से कह रहा हूँ कि 16 की 16 नगर निगम बीजेपी के पास हैं मध्य प्रदेश की, और कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। इस चुनाव में अगर बीजेपी ने 2-4 नगर निगम भी, जिसकी संभावना लग रही है, वो अगर लूज़ की, तो कांग्रेस ने जो कुछ किया वो हासिल ही किया है। तो कांग्रेस का दांव पे कुछ नहीं लगा, दांव पे जो लगा है वो बीजेपी का लगा है। तो इसलिए ये जो चुनाव हैं वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। कांग्रेस को तो गेन ही करना है। हाँ, 23 में ज़रूर, 23 में अभी 1.5 साल है करीब, तो 23 आते आते अभी राजनीतिक स्थितियाँ क्या बदलेंगी। आप सोचिए, 1.25 साल में यहाँ सरकार बदल गई बिना चुनाव के, तो तब तक कौन से मुद्दे होंगे, कौन किस करवट बैठेगा, अभी कहना मुश्किल है। आकांक्षा, और अभी से जान लेते हैं जनता का मूड क्या लग रहा है निकाय चुनावों के लिए और 23 के लिए। देखिए, जनता का मूड की जब हम बात करते हैं तो निकाय चुनाव में जनता का मूड सीधा सीधा है कि उन्हें अपने शहर में जो सुविधाएं चाहिए वो मिल रही है या नहीं। कई बड़े मुद्दे हैं, जब हम खासतौर से, क्योंकि आप भोपाल में हो, जब हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल के कई लोग इंदौर या दूसरे शहरों में जाते हैं तो वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था देखते हैं तो बार बार पूछते हैं कि भोपाल में ऐसी तस्वीर क्यों नहीं है जैसी इंदौर में देखने को मिलती है। देखिए, इंदौर में भी भाजपा की ही नगर सरकार है, वहाँ भी महापौर जो है वो भाजपा का ही है, भोपाल में भी महापौर भाजपा का है। ये राजधानी है, यहाँ सरकार बैठती है, मुख्यमंत्री बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं, तमाम विभाग के जो बड़े अधिकारी है वो सब यहाँ बैठते हैं, पूरी सरकार यहाँ से चलती, पूरा प्रदेश यहाँ से चलता है। लेकिन भोपाल की वो तस्वीर जो है इंदौर से इतनी उलट है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा साल तो हुए नहीं है भोपाल आए हुए, दिल्ली में लंबा समय बीत गया, लेकिन जब हम यहाँ आकर के बात करते हैं, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, तो लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर रहता है, खासतौर से जो स्वच्छ भारत रैंकिंग शुरू हुई है, तो इंदौर आगे क्यों रहता है, भोपाल बार बार पीछे क्यों रहता है। ये एक बड़ा सवाल है। लोग मन में यही बोलते हैं कि भोपाल में दिखाने के नाम पे हमारे पास सिर्फ एक VIP रोड है, एक नया अटल पथ बन गया है जो वहाँ पे थोड़ी बहुत खूबसूरती लोगों को दिखती है, लेकिन इसके इतर ये एक हरा भरा शहर होता था, मतलब सबसे हरी भरी राजधानी भोपाल मानी जाती थी। स्वच्छ भारत अभियान में बार बार ये कहा जाता है कि ग्रीनेस्ट कैपिटल भोपाल है, लेकिन एक स्वच्छता का आवरण जो है भोपाल से वो बड़े पैमाने पे हटा है। जो लोग वहाँ रहते हैं, जो वहाँ रहे हैं, वो बखूबी इस बात को जानते हैं कि उन्होंने क्या खोया है स्मार्ट सिटी के नाम पे भोपाल में। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे भोपाल जो है वो बदरंग सा हो गया, ये भी लोगों ने देखा है। तो लोगों के मन में ये बात है कि अभी भी भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिश के समय निचली बस्तियों में ज़बरदस्त जलभराव होता है। भोपाल की कई ऐसी सड़कें हैं जो पहली बारिश में धुल जाती हैं और बारिश के दौरान वहाँ पे हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गुस्सा होना पड़ता है और भोपाल के एक विभाग को, मध्य प्रदेश के एक विभाग को, खासतौर से भोपाल का जो राजधानी परियोजना विभाग था, उसे भंग कर देना पड़ता है। वो भी लोगों ने देखा है इसी भोपाल में। तो मुद्दे कई हैं लोगों के मन में। निकाय चुनाव को लेकर के बातें हैं कि भोपाल की सड़कें अच्छी हों, भोपाल का जो ग्रीनरी का आवरण है वो हरा भरा, वो भोपाल को वापस वो खूबसूरती हासिल करे, सड़कों का चौड़ीकरण हो, और वाकई अगर स्मार्ट सिटी भोपाल को बनाना हो तो कम से कम इंदौर जैसे बड़े महानगर की तर्ज पे, क्योंकि भोपाल भी एक बड़ा महानगर है, तो इंदौर जैसे महानगर की तर्ज पे भोपाल की भी जो एक जो मास्टर प्लान हो वो ऐसा रहे कि आने वाले कई सालों तक भोपाल का ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके, साफ सफाई खासतौर से यहाँ पे रहे। निकाय चुनाव को लेकर ये मुद्दे ज़्यादा हैं, मुझे लगता है, जो लोगों के जहन में रहेंगे। अब जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो विधानसभा चुनाव एक बड़े स्तर पर हो जाते हैं, उस वक्त मुद्दे स्थानीय ना हो करके राष्ट्रीय हो जाते हैं, जो हमने देखे हैं। हमने देखे हैं कि विधानसभा चुनाव 2018 में अगर
कांग्रेस कोशिश इसमें थी कि भ्रष्टाचार पे बात करे, महंगाई पे बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये बताने की भी कोशिश थी कि हम भी हिंदुत्व के साथ हैं, जो भाजपा का मूल एजेंडा रहा है। और भाजपा के मूल एजेंडे में ही कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती हुई पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखी थी। हालांकि कांग्रेस उस पर आगे रही, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली भाजपा से, बाद में उन्होंने सरकार बनाई दूसरे के साथ मिल करके, लेकिन वो उसका क्या हश्र हुआ वो हमने देखा। 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार चले गई। तो मुझे लगता है कि निकाय चुनाव में जो मुद्दे रहेंगे वो विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग रहने जा रहे हैं। देखना यह है कि कांग्रेस अपने मूल एजेंडे पे कितना स्थिर रह पाती है और भाजपा का जो मूल एजेंडा है उसमें फंसने से कितना बच पाती है। वही निकाय चुनाव के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो नतीजे हैं उसे तय करेंगे। बिल्कुल। और देखिए इस बार कमलनाथ ने जो है नारा दिया है देशदीप जी कि बदल दो शहर सरकार, और एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा कि 15 महीने के बाद दोबारा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी कि 23 को लेकर बात की है। दोनों ही बातों में कितना दम नजर आ रहा है? देखिए नारे हैं ये नारे एक तो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने खुद के वर्कर्स को भी उनको एंथुजियाज्म लाना है, उनको वोटर को अपने जो उनके जो वर्कर्स हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अच्छा काम करें, उत्साह से काम करें। तो ये वो नारे हैं, और हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार हो। कांग्रेस अपने तरीके से मेहनत कर रही है, उसके सामने कुछ मुद्दे हैं, लीडरशिप के मुद्दे हैं, वर्कर्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है एज़ कम्पेयर टू बीजेपी। तो मुझे लगता है ये सारे जो नारे हैं, ये सारी जो बातें कही जाती हैं, ये अपने वोटर्स में उत्साह पैदा करने के लिए की जाती हैं कि वो आएँ और काम करें। बीजेपी कहती है कि उसके पास ग्राउंड लेवल का, बूथ लेवल तक का वर्कर है, और इसमें कोई संदेह भी नहीं कि बीजेपी जो एक चुनाव जीतने की एक मशीनरी बन गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और कांग्रेस का संगठन पिछले बहुत समय से, चूँकि वो सत्ता में नहीं है, खासतौर से मध्य प्रदेश में, तो वो दिन प्रतिदिन वीक होता जा रहा है। तो कैसे अपने वोटर्स में उत्साह जागृत करें, अपने वर्कर्स में उत्साह जागृत करें और वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करें, तो ये उस एक्सरसाइज का एक पार्ट है। चैलेंज जो है वो नज़र आ रहा है कांग्रेस के लिए। तमाम जो बागी निकाय चुनाव में देखने को मिले और गुटबाजी जो मध्य प्रदेश के बीजेपी में देखने को मिल रही है, उसके साथ बीजेपी के लिए कितनी आसान या फिर कठिन डगर नगरीय निकाय और 23। देखिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत प्रयोग किए हैं पिछले 1 आध साल में। उन्होंने अपने संगठन के अंदर भारी बदलाव किया, बहुत कम उम्र के लोगों को संगठन की कमान सौंपी। इसी तरह से अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें भी उन्होंने इस तरह के प्रयोग किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। यदि वो सफल होती है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 40 साल के ऊपर का कार्यकर्ता है उसके लिए एक मैसेज होगा, और जो नए कार्यकर्ता उनके लिए एक अलग मैसेज होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने हैं वो इस चुनाव में उतनी सक्रियता से काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनके सामने भी अपने अस्तित्व का सवाल है। एकदम नए 26 साल के व्यक्ति को जो विद्यार्थी परिषद से आया है, आपने जिला अध्यक्ष का दायित्व दे दिया है, या इंदौर में जिस तरह से महापौर पद का प्रत्याशी कई सारे पॉलिटिकल लोग, जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी था उसको आपने महापौर पद का प्रत्याशी बना दिया है। बिल्कुल। तो देखिए नगरीय निकाय चुनाव में जहां बीजेपी का अपर हैंड नज़र आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास भी जो है खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर जीत जाती है तो बिल्कुल जो है जीत हासिल होगी और कुछ गेन ही करेगी, लेकिन बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। वहीं अगर 23 की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं, किन मुद्दों को कांग्रेस भुना पाती है और तमाम जो हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे हैं उनको बीजेपी कितना लोगों तक पहुंचा पाती है और इम्पैक्ट जो है वो कायम रखती है, ये 23 में ही पता चलेगा। और लेकिन निकाय चुनाव को लेकर जो है जो मैनेजमेंट है वो फिलहाल भोपाल में कम से कम बीजेपी का स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और दोनों ही जो मेयर कैंडिडेट्स हैं, विभा पटेल कांग्रेस से और मालती राय बीजेपी से, दोनों ही जो है टफ फाइट एक दूसरे को देती हुई नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ भोपाल से आकांक्षा ठाकुर।